सर्वप्रथम सभी साथियों को जय भीम, जय भारत, जय मान्यवर साहब काशीराम। आज जो यहाँ पे हम सभी उपस्थित हुए हैं वो कुछ विषय बिहार से रिलेटेड है कि बिहार में जो आज का समय है बहुत ही गंभीर समय है। वहाँ पर रविदासिया समाज से लेकर के मुसहर, पासवान, जितनी भी SC ST की जातियाँ हैं उन सभी को ज़्यादातर प्रताड़ित किया जा रहा है। और जो मेन मुद्दा वहाँ का हमारा एक रविदासिया समाज से रिलेटेड एक परिवार है, उस परिवार को वहाँ के स्थानीय दबंगों द्वारा बहुत ही प्रताड़ित किया गया, क्योंकि वो लड़का बाहर खाने कमाने के लिए गया है और अब उसने अपने रहन सहन का तरीका थोड़ा गांव में बदला है, अच्छे तरीके से अपने घर बनाए और अच्छे तरीके से गाड़ी घोड़ा लेकर के रह रहा है। वो चीज़ें स्वर्ण समाज के व्यक्तियों को नहीं खली और उस परिवार को वहाँ प्रताड़ित किया जाता है। ये मामला भागलपुर से रिलेटेड है और भागलपुर की ये घटना है और ऐसे ही घटनाएं निरंतर बिहार में हो रही हैं। और एक घटना जो आपको पता ही है, विशेषकर अभी जो सिंधु बॉर्डर पे हुई कि वहाँ पर एक जो दलित समाज से रिलेटेड एक व्यक्ति जो लखबीर नाम से है, जो पंजाब तारन तारा डिस्ट्रिक्ट से आता है और जो चंबा उसका गांव है, तो उसको भी निर्मम तरीके से यहाँ पे मार दिया जाता है। तो ये घटनाएं निरंतर ही बढ़ रही हैं। पूरे भारत के अंदर ये घटनाएं बहुत अधिक हो रही हैं। सबसे ज़्यादा दलित, SC ST और माइनॉरिटी को ही टारगेट बनाया जाता है। तो इसमें समाज की एकजुटता को हम ये चाहते हैं कि समाज एकजुट हो और समाज एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आकर के अपने समाज की रक्षा करे। और भीमसेना निरंतर ही समाज के लिए कार्य करने वाला एकमात्र संगठन है। आप देखते भी हो ज़मीनी स्तर पे हम लोग काम करते हैं और ज़मीन से ही हम खड़े हुए हैं, ना हम कोई नेता है ना अभिनेता हैं, और समाज में हम काम कर रहे हैं। तो समाज से मैं निवेदन करूंगा कि जो इतना बड़ा घटनाक्रम हुआ है उसमें आप सभी एकजुट हों और इन सभी मुद्दों को आगे बढ़ाएं। अब हम जो सिंधु बॉर्डर की घटना है तो SC ST आयोग में भी हम ये दे चुके हैं और SC ST आयोग ने हमें केस नंबर भी दे दिया है, वो इस पे अंकित है। तो ये सबसे पहला लेटर जो गया है भीमसेना की तरफ से वहाँ गया है और इसको माननीय SC ST आयोग ने स्वीकार कर लिया है। उसके बाद रक्षा मंत्रालय में भी हमने दिया है, ये रक्षा मंत्रालय का है, ये रख लो, और ये गृह मंत्रालय का है उसी से संबंधित, ये प्रधानमंत्री कार्यालय का है, इन्होंने भी हमारा लेटर जो स्वीकार किया है, और ये राष्ट्रपति कार्यालय का है जो सिंधु बॉर्डर से रिलेटेड है। और ऐसे ही जो मिथुन के साथ जो घटना हुई है भागलपुर से रिलेटेड, तो उनका भी आयोग ने स्वीकार किया है। और ये पांचों जगह जो राष्ट्रपति, गृह मंत्रालय, एरा वगैरह जो सारी जगह हैं वहाँ पर भी ये स्वीकार कर लिया गया है। तो ये चीज़ें सभी प्रूफ के साथ हमारे पास हैं। और ऐसे ही एक घटना जो उड़ीसा राज्य में हुई थी, उड़ीसा राज्य जिला बरगढ़ के अंदर ये घटना घटित हुई थी। तो वहाँ पे दबंगों द्वारा दलित समाज की एक माँ के साथ 12 व्यक्तियों द्वारा बलात्कार किया गया था। तो ये अपने आप में सबसे बड़ी घटना है देश की। फूलन देवी के बाद जो ये घटना घटित हुई तो ये सबसे बड़ी घटना है कि जिसमें एक दलित महिला को टारगेट बनाया जाता है। वो टारगेट इसलिए बनाया जाता है कि उसके लड़के ने एक स्वर्ण समाज की लड़की के साथ प्रेम विवाह किया था। और वैसे तो लोग कहते हैं जाति तोड़ो समाज जोड़ो, मगर उस लड़के ने प्रेम विवाह किया, उसका खामियाजा उसकी माँ को भुगतना पड़ा। तो ये सबसे बड़ी देश की घटना है और इस घटना में वैसे सभी धाराएं इत्यादि लग चुकी हैं। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि घटना जो है उसमें FIR हो चुकी थी, मगर गिरफ्तारी हमारे जाने के बाद हुई है। इसमें धारा 147, 148, 149, 506, 294, 427, 552, 336, 307, 395 और 376D SC ST एक्ट और भिन्न धाराएं, लगभग 15 धाराएं इस मैटर में लगी थी। जी, इसमें 15 धाराएं इस मैटर में लगी थी। और ये कुछ फ़ोटो हैं वहाँ के जो आप देख सकते हो कि ऐसे ऐसे करके इस महिला को प्रताड़ित किया गया और जिसकी एज 50 साल के लगभग थी। तो अपने वर्चस्व को जमाने के लिए दबंग समाज द्वारा इस महिला के साथ 12 व्यक्तियों द्वारा बलात्कार किया जाता है और इसके घर को तहस नहस किया जाता है, पूरा का पूरा गाड़ी घोड़ा पूरा घर जो जलाया जाता है। मगर वहाँ की जो स्थानीय पुलिस है उसने कोई भी एक्शन नहीं लिया था। मगर जब संगठन इसमें रिलेटेड हुआ, जब संगठन ने वहाँ प्रोटेस्ट किया, तभी इन चीज़ों को आगे बढ़ाया गया और इस मैटर पे कार्रवाई हुई। क्या हमें हर मैटर के लिए सड़कों पे आना होगा?
जैसे ये बड़े मुद्दे हो जाते हैं उसमें तो चलो मीडिया उसको हाईलाइट करती है, मगर जो छोटे मुद्दे होते हैं राज्यों से संबंधित, जिलों से संबंधित, ब्लॉक से संबंधित, उनमें हर मुद्दे को दबा दिया जाता है। जैसे अभी जो मैं आपको भागलपुर की घटना बता रहा हूँ, भागलपुर की घटना भी कोई छोटी घटना नहीं है, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊँगा। भागलपुर की घटना में हमारे द्वारा जो FIR दर्ज करवाई गई उसमें धारा 147, 341, 323, 307, 504, 506, 379 SC/ST एक्ट ये उसमें लगवाया गया है, और जिसकी FIR की कॉपी इसमें संकलन है बिल्कुल। और जो अपराधी हैं वो अभी या तो फरार हैं, उसमें पुलिस रिलेटेड है, क्योंकि पुलिस बोल रही है कि हम जब जाते हैं तो वो हमें वहाँ नहीं मिलते। तो जिसकी रिपोर्ट थाने से लेकर के वहाँ के स्थानीय जो SP हैं उनको दे दी गई है, और बिहार के DGP को दे दी गई है, और मुख्यमंत्री कार्यालय में भी दे दी गई है, और यहाँ पे मंत्रालयों में, सभी मंत्रालयों में दे दी गई है। मगर हर चीज़ के लिए हमें सड़कों पे क्यों आना पड़ रहा है? तो सबसे बड़ी बात ये है। अच्छा राजेंद्र मान जी, मेरा सबसे बड़ा सवाल है, जिस देश का गृह मंत्री तड़ीपार हो, सजायाफ्ता मुजरिम हो जी, क्या उस देश के अंदर देश के लोगों को न्याय मिल पाएगा ऐसे मामले में? न्याय तो देखो मिलेगा ही, क्योंकि देश संविधान से चलता है। मंत्री बेसिकली तड़ीपार हो, वो उनका अपना हिसाब किताब होगा, जो कानूनी प्रक्रिया है, मगर जो देश है वो संविधान से चलेगा, और संविधान से चलने के नाते हम इंसाफ की मांग कर रहे हैं। अगर संविधान से देश नहीं चलता और अपराधी टाइप व्यक्ति जैसे इसमें बिलोंग करते हैं, तो उनके लिए भी हम आगे बढ़ कर के काम कर रहे हैं, क्योंकि अब खून का बदला खून से। अगर ये काम होने के बाद भी, इतनी बड़ी बड़ी जगह जैसे लेटर देने के बाद भी, आवेदन करने के बाद भी समाज का काम नहीं होता, तो फिर आप सोच लो कि उसके बाद लास्ट रास्ता क्या बचता है? उसके बाद लास्ट रास्ता जिस तरीके से हाथरस वाला मनीषा वाल्मीकि का केस हुआ, वहाँ के DM, वहाँ के SSP, वहाँ के सांसद जी कहीं ना कहीं झूठ बोल रहे थे कि उस लड़की के साथ में कुछ नहीं हुआ, लेकिन CBI जांच ने जब अपनी रिपोर्ट सबमिट की तो उसमें बलात्कार भी हुआ था, उसके साथ मारपीट भी हुई थी, उसके साथ में अमान्य व्यवहार भी हुआ था। तो आप किस बिहार पे कह सकते हैं कि आपको इंसाफ मिल जाएगा? देखो, इंसाफ जो मैं बात कर रहा हूँ, संविधान में हर चीज़ें हैं। सच्चाई को थोड़ी देर के लिए दबाया जा सकता है, मगर सच्चाई उभर करके ऊपर आती है। जैसे कि आपने जिक्र किया कि CBI ने उस मैटर को ऊपर उठाया और सच्चाई देश के सामने आई, तो सच्चाई हमेशा थोड़ी देर के लिए विचलित हो सकती है, मगर वो सामने जरूर आती है। जो आज गाज़ियाबाद जनपद में जो आज यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, सबसे पहले तो यहाँ पर उपस्थित सभी पत्रकार बंधुओं का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और जिस जगह पर हम बैठे हुए हैं ये बहुत ही ज़्यादा पूजनीय है। ऐसी जगह पर हमें बैठ कर के अपनी बात रखने का मौका मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है, वो बहुत ही सराहनीय है। दूसरा धन्यवाद करूँगा यहाँ की कमेटी का, जिन्होंने हमें यहाँ पर कार्यक्रम करने के लिए अनुमति दी। विषय है बहुजन समाज के ऊपर जो जिस तरीके से जो अत्याचार होते आ रहे हैं, और समाज के अंदर इतना बिखराव आज देखने को मिल रहा है। इतने सारे संगठन होने के बावजूद भी देश के अंदर क्राइम बिल्कुल चरम पर पहुंच रहा है। चाहे तो हम यहाँ सरकार का दोष दें कि सरकार ऐसी है, मनुवादियों की सरकार है, भाजपा की सरकार है, इसलिए यहाँ अपराध हो रहे हैं। सरकार यहाँ अगर हम मानते हैं कि हमारे बहुजन समाज की भी अगर बन जाती है, तो ये जो क्राइम है, ये जो अपराध हैं, ये फिर भी कम नहीं होंगे। यहाँ ज़रूरत है हम लोगों को अपने आप में बदलाव लाने की, अपने विचारों को सही तरीके से प्रकट करने की। बहुजन समाज तथागत बुद्ध की विचारधाराओं को फॉलो करता है, उन पर चलने का काम करता है, और उन्होंने हमेशा हमें अहिंसा की बातें की हैं कि हमें कभी भी किसी भी रूप में हिंसा नहीं करनी है। उसी विचारधारा पर चल कर के बाबा साहब ने संविधान लिखा है, और जो संविधान देश के अंदर सभी जाति और सभी वर्गों को एक समान अधिकार देता है। भीम सेना आज जो देश के अंदर कार्य कर रही है, वो उसी दिशा में काम कर रही है कि देश के अंदर जितने भी SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, असहाय, निर्धन, कमज़ोर, गरीब, मासूम या बहन और बेटियां, जहां भी उनके ऊपर अत्याचार होता है, वो हमारे हैं। उनके अधिकारों के लिए लड़ना, उनको न्याय दिलाने के लिए लड़ना, खड़ा होना, ये भीम सेना का काम रहा है, और ये हम लोग करते आ भी रहे हैं। जिस तरीके से देखा जाए
जितेंद्र भारती जी, आप जो है बहुजन समाज के संगठनों की बात कर रहे हैं। इस समय अगर सेंट्रल गवर्नमेंट से अगर पूछा जाए आरटीआई लगा के, तो 11 लाख संगठन रजिस्टर्ड हैं इस समय पे जी, और 6742 जातियों में आपको विभाजित किया हुआ है। जब आप खुद संगठित नहीं है तो कैसे संघर्ष कर पाएंगे और कैसे आपको न्याय मिल पाएगा? देखिए, संगठन बनाना कोई गलत नहीं है। बाबा साहब ने खुद कहा है संगठित रहिए। संगठन जो भी बनता है वो समाज के हितों के लिए बनता है, समाज के लिए लड़ाई लड़ने के लिए बनता है। आप जहाँ बैठे हुए आपने देखा होगा, अभी कुछ समय पूर्व बाबा साहब अम्बेडकर पार्क को एक मल्टी लेवल पार्किंग में बनाने का प्रस्ताव रख दिया गया था और उसको उस निगम से उस पार्क को वापस लेने के लिए यहाँ तमाम संगठनों ने साथ दिया, लड़ाई लड़ी और हम लोग उसमें जीते भी और हम लोगों ने वहाँ सरकार को झुकने के लिए मजबूर किया। ये सभी लोगों के सहयोग की और देश में जितने भी हमारे संगठन बने हुए उनका योगदान है। देखिए, संगठन हमेशा हम लोगों को मजबूती देता है, लेकिन अगर वो संगठन एक स्वार्थिक विचारधारा पर चलने का अगर काम करता है तो वहाँ मैं मानता हूँ कि वहाँ समाज के अंदर बिखराव जरूर हो सकता है। आज 2022 के चुनाव हमारे सर पर हैं। मान्यवर साहब ने कहा है कि बहुजन समाज हुक्मरान बने और उसको बनाने के लिए उन्होंने प्रयत्न किए, हर संभव उन्होंने वो कार्य किया और उस कार्य को चलते हुए वो सफल भी रहे और उन्होंने उत्तर प्रदेश जैसे बड़े सूबे के अंदर बहुजन समाज को हुक्मरान बनाया। आज फिर वही परिस्थिति हमारे सामने है। 2022 का चुनाव है। भीम सेना हमेशा से प्रण लेती रही है और आगे भी, और यहाँ मैं बैठकर के संगठन का एक जिम्मेदार पदाधिकारी होने के नाते से मैं यहाँ पे एक घोषणा भी करता हूँ कि 2022 में हम पुनः फिर बहुजन समाज को हुक्मरान बनाने के लिए भीम सेना कार्य करेगी और तत्परता के साथ में जमीनी स्तर पर जा करके अपने प्रत्याशी को जिताने का कार्य करेगी। और ये केवल एक संदेश नहीं है, ये जमीनी स्तर पर एक कार्य होगा जिसे हम लोग करेंगे। आपको रोकते हुए पूछना चाहूँगा, जिस तरीके से भीम आर्मी एक राजनीतिक पार्टी के रूप में तब्दील हो गई है, क्या भीम सेना भी उसी प्लेटफॉर्म पे काम करेगी? भीम सेना एक गैर राजनीतिक संगठन है, सामाजिक मूवमेंट पे काम करने वाला संगठन है। भीम सेना किसी राजनीतिक पार्टी के साथ में नहीं खड़ी है। मैंने जो कहा है कि हम बहुजन समाज को हुक्मरान बनाएंगे, सामाजिक और राजनीतिक दोनों विचारधाराएं थोड़ी अलग हो सकती है, लेकिन समाज से राजनीति होती है। चुनाव आयोग निष्पक्ष है और किसी को भी पार्टी बनाने का अधिकार देता है। भाई चंद्रशेखर ने भीम आर्मी को तब्दील करते हुए राजनीतिक पार्टी बनाई है, उनकी विचारधारा उनके साथ है। समाज ये तय करेगा कि वो किसके साथ जाएगा। जब आप कहते हैं कि भीम सेना जो है अराजनीतिक संगठन है, पॉलिटिकल पार्टी से हमारा कोई लेना देना नहीं है, तो आप किस बिहाफ पे कह रहे हैं कि 2021-22 के अंदर जो है हम बहुजन समाज की सरकार बनाएंगे? किस बिहाफ पे कह रहे हैं? बिल्कुल, भारतीय संविधान मुझे इस चीज़ की इजाज़त देता है कि मैं अपने मत का प्रयोग करूं और मैं अपने जो मेरा नेता है, जो मेरा प्रतिनिधि है करेगा, उस समय मैं उसको सपोर्ट करूं। तो ये भारतीय संविधान ने निर्धारित किया हुआ है कि हम भारत के लोग, हमें मतदान करने का जो अधिकार है वो भारतीय संविधान के द्वारा परम पूज्य बाबा साहब द्वारा मिला हुआ है। और भीम सेना समाज के लिए कार्य करती आई है, समाज की ही सरकार बना करके खड़ी करेगी, जिससे कि आज जो शोषण हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं कुछ कमी आए। अच्छा, आखिर में चलते चलते ये और बता दीजिए, भीम सेना के मंच से आज जो है ये प्रेस वार्ता की गई है, इस प्रेस वार्ता के माध्यम से देश और दुनिया के लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे आने वाले 2022 के चुनाव के लिए, क्या कहेंगे इस बात? बिल्कुल, मैं अपील करूंगा जितने भी हमारे देशवासी मुझे यहाँ सुन रहे हैं, सबसे पहले सभी को क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान। बहुजन समाज की लड़ाई लड़ने वाला हर एक व्यक्ति समाज से जुड़ा हुआ है और ऐसे व्यक्ति को सदन में भेजने का काम समाज करे, जहाँ जाकर के वो आपके हक और अधिकारों के लिए लड़ाई लड़े, जहाँ जाकर के वो जो हमारे ऊपर जो जुल्म ज्यादती हो रही है उनका विरोध करे और सदन में बैठ करके हमारे अधिकारों के लिए जो संविधान के द्वारा अधिकार हमें सुनिश्चित किए हुए उनकी असेंबली के माध्यम से हमारे अधिकारों को वो पूरी तरीके से सुरक्षित करे, हमारी लड़ाई लड़े। ऐसे नेताओं को हम लोग सदन में भेजना चाहते हैं। और मैं सबसे पहले ये कहूँ कि युवाओं का प्रतिनिधित्व सबसे पहले आगे करना चाहिए कि बहुजन समाज आज राजनीति करने के लिए सबसे आगे है। बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उन लोगों को आगे निकलना चाहिए जो इसके लिए बिल्कुल पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं और एक सार्थक सिद्ध हो सकते हैं समाज के लिए। अन्यथा एक राजनीतिक चमकाने के लिए लोग आगे ना आए। समाज का दर्द, समाज की जो पीड़ा है उसका नेतृत्व करें, उसको न्याय दिलाने के लिए आगे आए। जय भीम।